बिकॉज ऑलरेडी आप लेट हो। कवर करने का जितना भी डाउट रहेगा तो पर्सनली मैं आपको डाउट क्लास जूम पे दे दूंगा, ठीक है, जो भी डाउट रहेगा। जैसे अभी मैं ट्रिगोमेट्री का मेकअप क्लास दे रहा हूँ, राइट। व्हेन ट्रिगोमेट्री मेकअप क्लास ओवर देन आई विल प्रोवाइड केमिस्ट्री डाउट क्लास, आफ्टर दैट फिजिक्स डाउट क्लास। ओके ना। चलिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे स्टूडेंट? एक इक्वेशन पढ़े थे नहीं, पी वी इक्वल टू व्हाट? इसमें आर का वैल्यू कितना होता है? लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। वेरी गुड। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? इससे फ़ायदा पिछले क्लास में हम लोग को ये हुआ था कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई गैसियस सब्सटेंस है। कौन सा? अगर गैसियस, यस, गैसियस सब्सटेंस अगर रहेगा सर, तो उस केस में हम लोग को बेनिफिट यहाँ से क्या होगा? बेनिफिट होगा कि लेट अस सपोज अगर गैस तो रहेगा तो जनरली वॉल्यूम उसका दिया रहता है, राइट। तो गैस का वॉल्यूम दिया रहेगा तो क्या मास निकाल पाएंगे? निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा सर? गैस वॉल्यूम दिया रहेगा तो हम लोग पी वी इक्वल टू एन आर टी के हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा तो मोलर मास या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके मास पता चल जाएगा। इसका मतलब सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस कि यहाँ पे मेरा मोल है, यहाँ पे मास है। ये कौन सा लेक्चर था मूल कॉन्सेप्ट का एवरीवन? 6th। और यहाँ पे पार्टिकल है। दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, ठीक है एवरीवन। और यहाँ पे वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम का जनरली हम लोग बात करेंगे किसके लिए? मतलब नहीं 22.4 लीटर नहीं, 1 मिनट, 20। कोई पूछेगा 1 मोल गैस का वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, तो बोलना है मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, राइट। फिर कोई टीचर आपसे पूछेंगे 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम, क्या आंसर दीजिएगा? यस, पूछना है ना कि व्हाट द कंडीशन। अगर इफ कंडीशन एस टी पी देन वेल एंड गुड। अब मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर तक एस टी पी ही दिया जाएगा। 99.9% चांस है, बिकॉज आपके टीचर अगर स्कूल में पढ़ा भी रहे होंगे तो अभी पी वी इक्वल टू एन आर टी नहीं लेकर आए होंगे, राइट। अगर मोल कॉन्सेप्ट हुआ भी होगा किसी का स्कूल में तो अभी पी वी इक्वल टू एन आर टी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। इज इट राइट ना? अभी स्कूल में क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, जिनका भी स्कूल ओपन हुआ है। खैर के अभी तो अभी नहीं ओपन हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अच्छा 2 चैप्टर चल रहा होगा। मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, करेक्ट, और एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए मैं 18 जुलाई से पहले एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, 1 या 2, ठीक है, फॉर स्कूल एग्ज़ाम। बिकॉज 20 जुलाई के आसपास किसी का टेस्ट हो सकता है स्कूल में, और वो स्कूल का एग्ज़ाम के लिए, बाकी तो ट्यूसडे को होता ही है, बट स्कूल के एग्ज़ाम के लिए 1 या 2 क्लास में सुबह में भी लूँगा। सबको अपना अरेंज करके एडजस्ट करके क्लास अटेंड कर लेना है, मोटा मोटी 12 बजे के आसपास, ठीक है। इसमें किसी का ना हाँ नहीं चलेगा, वो एक्स्ट्रा क्लास है, आपको एडजस्ट करके अटेंड करना है। ये आपको मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो फॉलो कीजिएगा तब पता चलेगा क्या है, राइट। इसलिए जहाँ क्लास करते रहना है ना। पी वी इक्वल टू एन आर टी है, इसमें पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। तो आप लेक्चर नंबर 5 में पूरा क्लास में पी वी इक्वल टू एन आर टी पे ही था मैं, राइट। ओके होगा ना? तो उस लेक्चर नंबर 5 फॉलो कीजिएगा तो वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अरे पूरा एक आपके 11th क्लास में पूरा एक कंप्लीट चैप्टर में पी वी इक्वल टू एन आर टी ही चलेगा, पूरा चैप्टर में ही।
10 आवर कंप्लीट पीवी 20 आवर कंप्लीट पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसलिए डोंट वरी, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उस चैप्टर का नाम है गैसियस स्टेट, 11th क्लास में ही पढ़ना है, ठीक है। वेट कीजिएगा, हम लोग जूम पे क्लास कर रहे हैं, जूम अप और डाउन होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक का कहानी तो पता है ना। आने का भी और जाने का भी जरा मुझे बताइए, तो जाएंगे कैसे? या एटॉमिक वेट से, राइट, मल्टीप्लाई, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए दो तरीका, या तो सर टोटल वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, या यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। इज इट राइट? बट भाई ये फार्मूला तब आपको पता चलेगा, इस फार्मूला का लाभ तब मिलेगा ना जब मोलर वॉल्यूम पता रहेगा। और मोलर वॉल्यूम आप एक ही कंडीशन का आपको पता रहेगा, 1 मोल का एसटीपी पे 22,400 ml होता है, 22.4 लीटर, राइट। तो ये फार्मूला हम लोग को हेल्प तभी करेगा इफ़ वी नो द मोलर वॉल्यूम, राइट। लेकिन अगर मोलर वॉल्यूम नहीं पता रहेगा, लाइक एसटीपी का तो पता रहेगा 22,400 ml, राइट। लेकिन अगर नहीं पता रहेगा तो किस इक्वेशन का हेल्प ले लेना है स्टूडेंट? तो मान लेते हैं कि संस्कार मैंने एक इक्वेशन दिया पीवी इक्वल टू एनआरटी, और आपको प्रेशर बता दिया, नंबर ऑफ मोल बता दिया, टी बता दिया, और आर का वैल्यू भी बता दिया, राइट। तो क्या यहाँ से भी नहीं निकाल लेंगे? बट इस इक्वेशन में अगर आर का वैल्यू ए पुट करते हैं तो प्रेशर शुड बी टेकन इन एटीएम। प्रेशर किस में लेंगे? एटीएम में। टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में, राइट। और डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पता है, जी, राइट। और यस, यहाँ भी तो सेम सिचुएशन ना। ये आपको फार्मूला तभी, जिस कंडीशन का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जिस कंडीशन का मोलर वॉल्यूम उसी कंडीशन का टोटल वॉल्यूम, राइट। तो इफ मोलर वॉल्यूम पता रहेगा, इफ वीएम इज नोन, और वीएम भाई आपको एक ही कंडीशन का याद रहेगा, मुझे भी एक ही कंडीशन का अभी तक याद है। और अगर वीएम नहीं पता रहेगा देन फिर किसका हेल्प लेंगे? तो एन इक्वल टू पी वी बाई आर टी से निकल जाएगा। इसका मतलब है, एक मिनट, हाँ अब बोलिए। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए सब लोग। और एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिस्ट बनाकर सामने दीवार पे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका देना है, ताकि याद रहे कि कहाँ से कहाँ कैसे जाना है। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, उसका भी इक्वेशन होता है और उसका इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। बट अभी हम लोग को फ़ारेनहाइट में केमिस्ट्री में एटलीस्ट नहीं मिलेगा, तो हम लोग को केमिस्ट्री में टेम्परेचर और डिग्री और केल्विन में पता चल जाएगा। नॉट इवन सिर्फ फ़ारेनहाइट ही स्केल नहीं है, और भी डिफरेंट स्केल भी है, तो उस सब स्केल का एक साथ रिलेशन पढ़ाया जाएगा आपको। हो गया ना यहाँ तक? सब लोग इसका चार्ट बना लेंगे, सामने लगा देना है ताकि याद रहे। इसको हटाएं।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके स्कूल में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ाया गया है? ओके, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला समथिंग लाइक दैट पढ़ाया गया। ओके आरसी मुखर्जी का एक सेकेंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, समझा स्टूडेंट? और एक ही बार मैं खुद टास्क दूंगा। अभी जितना मूल कॉन्सेप्ट है मैं पढ़ा रहा हूँ, उस चीज़ को बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको असाइनमेंट का वर्कआउट होमवर्क दूंगा। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को जानते हैं। मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़िए तो। आप लोग का इंग्लिश अच्छा है? यहाँ उसलिए गड़बड़ हो गया। पढ़िए एक दो बार। वेरी गुड। यहाँ देखिए क्या होता है स्टोइचोमेट्री। आप लोग संधि विच्छेद पढ़े हैं? विद्यालय विद्या प्लस आलय, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, राइट? तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अस्टिचियम एंड मेट्रे, करेक्ट? बहुत आसान था। इसका मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड था, इसका मतलब होता है एलिमेंट। क्या होता है? अब मेट्री का तो सब जानते होंगे, मेजरमेंट, राइट? इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट का मेजरमेंट, करेक्ट ना भाई? कोई टर्म जान रहे हैं तो उसको तो जानना पड़ेगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट, तो हाँ सर मोल एक नंबर है, उसको बढ़िया से समझे। मास कुछ होता है, वैसे स्टोइचोमेट्री है, उसका कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं पढ़ क्या रहे हैं, राइट? चलिए आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा कुछ कहानी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है एवरीवन? आप लोग घर में थोड़ा बहुत कुकिंग किए हो? सब लोग करता है, इसमें कोई नया एक्सेप्शन नहीं है। मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको सिखाया कि ठीक है 1 कप चाय बनाना है, और उसमें 1 मिनट रुकिएगा, आर के सर का कॉलर है। हेलो सर, नमस्कार। बहुत बार से कॉल कर रहे थे, सो गए थे? ठीक है, सुनिए ना। अच्छा, एक क्लास आपका 5 बजे है क्रैश कोर्स में, नहीं हो पाएगा? ओके एवरीवन, तो मान लेते हैं कि आपको अगर सिखाया गया कि 1 कप, अभी ठीक है? तो अगर आपको समझाया गया कि 1 कप चाय बनाना है और उसमें 1 स्पून शुगर लगेगा, करेक्ट? ये आपको आइडिया दे दिया गया, तो इज इट कंपलसरी कि हम लोग ऑलवेज 1 कप चाय ही बनाएंगे? मतलब ये पता है कि 1 कप हम लोग को बनाना है तो उसमें 1 कप 1 स्पून लगेगा, लेकिन किसी दिन गेस्ट अगर 5 आ गए दिन और आपको 5 कप बनाना पड़ेगा, तो कितना उसमें स्पून डालना है? देखिए इतना आसान था।
हाँ सर। हाँ सर, कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम, नो इशू। कमिटमेंट क्या है, मतलब वो तो बस एक मैसेज करना है अभी इमरजेंसी। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ना ना ठीक। हाँ ठीक है, तो सर आज कर, आज रहने दीजिए सर। ठीक ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। हाँ सर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, ओके। ठीक है सर। देखिए स्टूडेंट, एकदम आसान एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि मेरा कोई एक रिएक्शन है। आप रिएक्शन थोड़ा बहुत लिखा हुआ देखे होंगे केमिस्ट्री में, राइट? ओके। तो ये का ये जो दो एक ए के आगे जो लगा हुआ है वो क्या है? एक ए के आगे जो है वो क्या है? 2 है, राइट? और बी के आगे क्या है? 3। तो इसका मतलब क्या है? 2a गिव्स 3b, राइट? तो 2a गिव्स 3b, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप क्या समझते हैं? नहीं तो एक्चुअली दिस टू इंडिकेट व्हाट? दिस टू इंडिकेट व्हाट? ये दो क्या इंडिकेट करते? अमाउंट है। अमाउंट में क्या अमाउंट है? तो, तो एक्चुअल में यस अमाउंट, उसको क्या एक्चुअली दो को हम लोग क्या समझेंगे? वेरी गुड। तो इसमें से एक स्टूडेंट बोले हैं कि सर ये है मेरा, तो इसको जो दो ये दो है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। आज के बाद क्या पढ़ेंगे? यस। और 3 क्या है? बी। यस। और लेट अस सपोज ये मेरा बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन समझते हैं केमिस्ट्री में? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? देखिए मैं तो इतना समझता हूँ कि एक रूल है, एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, राइट? इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इज इट करेक्ट? इसका मतलब बैलेंस, एक मिनट लेट मी फिनिश। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड में एरो के इस तरफ को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, और रिएक्शन करने के बाद जो बनता है वो एरो के राइट में रहता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, राइट? इसका मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट का जितना एटम लेफ्ट साइड में रहेगा उतना ही एटम राइट साइड में रहेगा। इज इट करेक्ट? दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो उसको बैलेंस बोलना है या अनबैलेंस इक्वेशन? ओके। तो मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिया, मुझे नहीं पता कि ए क्या है बी क्या है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ए मेरा कोई कंपाउंड है, बी भी कोई कंपाउंड है, लेट अस सपोज, राइट? ओके। तो इस तो 2 को क्या पढ़ें आज के बाद पढ़ना है, बोलना है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। और 3 को क्या बोलना है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी।
यस, बट सर ये इंडिकेट क्या करता है? सर ये इंडिकेट करता है ए का नंबर ऑफ मोल। क्या इंडिकेट करता है? 3 क्या इंडिकेट करेगा? और इसको, इसका मतलब है कि 2 मोल ऑफ ए गिव्स 3 मोल ऑफ बी, राइट? 2 मोल ऑफ ए गिव्स 3 मोल ऑफ बी, करेक्ट एवरीवन? बट भाई इज इट कंपल्सरी कि आप बिल्कुल ऑलवेज एक कप आप 1 स्पून ही शुगर का यूज करें? कहानी पे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि इज इट कंपल्सरी ऑलवेज ए का 2 मोल ही रहेगा? आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपको रिएक्शन करने के लिए इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज 2 मोल ही ए का दिया जाए? क्या ऑलवेज हम लोग 3 मोल ही बी बनाएंगे? नहीं। इसका मतलब है कि सर जो स्टोइचियोमेट्रिक किसी इक्वेशन में जो सब लोग को यहाँ पे सेट कर लेना है, किसी इक्वेशन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया रहता है वो रहता है रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। बोलिए तो मेरे साथ। यस, यस, अकरिंग ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट? मोल। जो रिएक्शन हो रहा है उसका तरीका है मोल के अकॉर्डिंग, करेक्ट ना? तो एक्चुअल में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मोल मोल रिलेशनशिप। क्या पढ़ाने जा रहे हैं एवरीवन? मोल 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 रिलेशनशिप इन ए गिवन रिएक्शन, करेक्ट? तो इसका मतलब है, मैं लिखवा दूंगा, सब कुछ लिखवा दूंगा, डोंट वरी। कंक्लूजन। तो मान लेट अस सपोज मैंने बोला कि अगर आपको मैंने ए का 6 मोल दिया, कितना मोल? 6 मोल, तो बी का कितना मोल बनेगा? इफ टोटल मोल ऑफ ए इज 6, करेक्ट? then how much mole of B is produced? अगर A का 6 मोल दिया हुआ है तो B का कितना मोल बनेगा? तो शायद आप लोग ऐसे रिएक्शन करेंगे, नहीं? सिंस 2 मोल ऑफ A प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ बी। यहां तक समझ में किसी को प्रॉब्लम? तो 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस हाउ मच? 3 देन 6 मोल ऑफ ए। ऐसे ही तो यूनिटी मेथड में काम करते हैं। 9 मोल। इसका मतलब है कि सर ये जो दिया रहेगा यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट को बाद में कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है कि ठीक है, उनको ये पता हो जाता है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो यहाँ पे जो आगे में रहता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, राइट? तो उनको पता रहता है कि ठीक है इसका मोल को रिप्रेजेंट करता है, बट उनके माइंड में बैठ जाता है कि शायद मैं 2 मोल लेकर ही ऑलवेज काम करूंगा। भाई ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि इस तरीके से रिएक्शन होगा, दिस इज द वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मोल, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि वी आर ऑलवेज वर्किंग विथ 2 मोल, राइट? करेक्ट ना? बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक बात ऐसे जो हम लोग यूनिटी मेथड अप्लाई किए उसके लिए आपको नहीं लगता है कि सर रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड? अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या आप ये बात बोल पाएंगे? नहीं बोल पाए। इसका मतलब है कि बैलेंस इक्वेशन सर अगर मुझे मिल जाएगा, अगर मेरा इक्वेशन बैलेंस रहेगा तो आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है? बट अभी जो मैं दूंगा उसको मैं खुद बैलेंस करके दूंगा, या ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जिसमें बैलेंस हो जाएगा। तो लिखिए तो नीचे कंक्लूजन। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन ए गिवन बैलेंस इक्वेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन ए गिवन बैलेंस इक्वेशन indicate a stoichiometric coefficient in a given balance equation indicate
वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन, वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन according to mole, way of occurring the reaction according to mole, is it right? फिर से एक बार बोल रहा हूं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन ए गिवन बैलेंस इक्वेशन इंडिकेट वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मोल। यस, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है स्टूडेंट मोल, राइट? कुछ तो इंडिकेट करेगा। ये 2 क्या है, या 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, तो ये इंडिकेट क्या करेगा? मोल, राइट? बोलना है दिस 3 इंडिकेट व्हाट? मोल ऑफ ए। 4 क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, राइट? 5 क्या इंडिकेट करेगा? बट ये जो 3 यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका मतलब इज इट कंपल्सरी कि मैं ऑलवेज बी वर्क विथ 3 मोल ऑफ ए? नहीं, ये बस इस इक्वेशन का होने का तरीका है अकॉर्डिंग टू मोल, कि अगर रिएक्शन होगा तो इस रेशियो में जाएगा रिएक्शन, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि इफ 3 मोल ऑफ ए कंज्यूम, अगर ए का 3 मोल खत्म होता है तो बी, अगर इफ 3 मोल ऑफ ए, अगर आप चांस की बात है, अगर आपने ए का 3 मोल ही लिया तो ऑब्वियसली ए का 3 मोल से बी का कितना मोल बनेगा? 4। और सी का कितना मोल बनेगा? 5 मोल बनेगा। एग्री ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहां देखना है, मान लेते हैं कि इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इक्वल टू 8, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एंड सी प्रोड्यूस्ड? सब लोग सॉल्व करेंगे। इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इक्वल टू 8, then how many number of mole of B and C are produced? हाँ, सॉल्व कीजिए। देखिए तो क्या सही है बी के लिए? वेरी गुड। सी के लिए अगर एग्ज़ाम में अगर लिखना रहेगा ना, तो एग्ज़ाम का पेपर, अच्छा अभी आपका एग्ज़ाम कैसे होगा? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? जो भी एग्ज़ाम होता है, तो बोलो कैसे पेपर बाद में पढ़ाने के बाद तो बन ही जाएगा। तो देखिए, अगर सी के लिए काम करेंगे तब कैसे लिखिएगा? बोलिए भाई आप। 3 मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड, 5 मोल्स ऑफ सी। अभी आपको ये जानकर अच्छा लगता होगा कि अच्छा किए थे यूनिटी मेथड पढ़ लिए थे बचपन में, नहीं? बड़ा काम का चीज़ है। कितना हो जाएगा? 40/3। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब एक चीज़ तो दिमाग से एक भ्रम निकल गया कि जो 3, 4, 5 है, इसका मतलब ऑलवेज इसका मतलब ये नहीं था कि ऑलवेज बी का 4 मोल ही बनेगा। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली यही सोचते रहते हैं,
उनको ये पता हो जाता है कि ये दिस इंडिकेट व्हाट, मोल ऑफ बी, बट इट इज़ नॉट। भाई ये मोल ऑफ बी तब 4 तभी रहेगा जब बी ए का 3 रहेगा। इसका मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि बी आर ऑलवेज वर्किंग विथ 3 मोल ऑफ ए, राइट, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जस्ट लाइक कुकिंग हो गया, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज 1 कप चाय ही बनाएंगे, राइट? नहीं सर 1 कप चाय 5 बार बनाएंगे, जस्ट नॉट लाइक दैट। ये बता दिया गया कि इतना में डालना है तो कितना में कितना, राइट? ठीक है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे इसको, फिर मैं सॉल्व करूँगा। हाँ ठीक है। सब लोग सॉल्व कीजिए। एक किनका आंसर है? हाँ प्रगति आ रही है, जरा मुझे बताइए तो कैसे आपने सॉल्व किया? जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे बताना है, एकदम सीन्स एंड देयरफॉर करके। हाँ सिंस, वेरी गुड। इट इफ 8 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस्ड, आगे बोलिए। ऐसे लिखना है इसको सेंटेंस में, इफ 8 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस देन 5 मोल ऑफ ए कंज्यूम, राइट? देन 5, और उसी को थोड़ा बढ़िया सेंटेंस बना के स्कूल में थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के लिए ऐसे लिखना है इसको सेंटेंस बनाकर, सिंस 8 मोल ऑफ बी रिक्वायर, राइट? ये बढ़िया रहेगा ना, 5 मोल ऑफ ए, करेक्ट। सब बात पता चल गया। बी का 8 मोल के लिए ए का कितना मोल चाहिए होगा? 5 मोल, करेक्ट ना? तो 1 मोल ऑफ बी के लिए कितना चाहिए ए का? 5/8, वेरी गुड। देन कितना मोल हम लोग को बी बना था? 10 मोल ना? तो 5/8 इंटू 10, क्या सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं? इसका मतलब 50/8 हो गया, करेक्ट ना? 25/4 मतलब 6.25, करेक्ट।
ये 6.25 किसका है? ए का है, राइट? दिस इज 6.25 मोल ऑफ व्हाट? ए, करेक्ट ना? ये तो पहला क्वेश्चन तो बन गया। क्या एक क्वेश्चन सच में बहुत टफ था? ओके, सेकेंड क्वेश्चन का फिर कैसे बनाइएगा? तो अगर आपको ए का पता चल गया कि कितना मोल है, तो क्या यहां से सी का नहीं निकल जाएगा? तो हम लोग क्या किए सर, इसके हेल्प से ए निकाल, बी के हेल्प से। देखिए यहां पे अननोन कितना था? अननोन भाई था कितना? 2, ए और सी, राइट? तो 2 अननोन था, तो 2 बार काम करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन। तो अब यहां पे हम लोग सेकेंड के लिए क्या करेंगे? सेकेंड के सॉल्यूशन के लिए अब हम लोग इसके हेल्प से इसको निकाल लेंगे, क्या बोलकर? सिंस 5 मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस 3, वेरी गुड, 3 मोल्स ऑफ सी, देन 1। भाई ए यूनिटरी मेथड सबसे कमाल का चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए 1, देयरफॉर 1 मोल ऑफ ए 3/5, देन ए का आपके पास कितना था? 6.25 ना? तो 3/5 इंटू 6.25, राइट? तो हाँ, अच्छा एक ही बात है, रख देते हैं, इसमें क्या है, 25/4 कर दें। तो आप उसको 25/4 मान के कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आंसर आएगा। 15/4 मोल हो गया ना? चल 1 मिनट। तो एक्चुअल में हम लोग ए के हेल्प से फिर सी क्यों निकाले? तो सर बी जो बना था, तो बी बनने के लिए जितना ए लिए थे उतना ही ये तो सी के लिए भी लिया गया है, राइट? क्योंकि ए से बी और सी दोनों बन रहा है, एग्री? जैसे जैसे आपसे पूछा जाएगा ना कि हाँ इसके हेल्प से ये निकाल लिया, फिर उसके हेल्प से सी भी क्यों निकाल रहे हैं? तो एक्चुअल में ए से ही बी और सी बना है, और साथ साथ बन रहा था, राइट? इक्वल नहीं बन रहा था, बट अलग अलग बन रहा था, राइट? तो बहुत माइन्यूटली देख आप ऑब्जर्व किए कि मैं चीज़ों को घुमा कर इस क्वेश्चन सेट कर दिया। पहले मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया, पहले रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछ रहा था, अब मैं प्रोडक्ट देकर रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट पूछ दे रहा हूँ। प्रोडक्ट साइड में 2 प्रोडक्ट था, कौन? बी और सी, राइट? उसमें से मैं वन ऑफ द प्रोडक्ट बी दिया और उसके हेल्प से रिएक्टेंट का अमाउंट पूछा, नंबर ऑफ मोल पूछा, और 1 मिनट सी का भी नंबर ऑफ मोल पूछा। तो आपने उल्टा करके आंसर निकाल लिया यूनिटी मेथड से, करेक्ट? बट इसी क्वेश्चन में लेट अस सपोज, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन सेट करूंगा, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मान लेते हैं कि मैं बी का मोल देता, क्या देता स्टूडेंट? अब बी का मोल कितना दिया हुआ है? बी का मोल 10 दिया हुआ था, 8 तो रिएक्शन होने, फिर तो वही बात हो जाएगा कि अब सर जितना चाय बनाएंगे 1 ही कप चीनी डालेंगे, 1 स्पून ही डालेंगे, समथिंग लाइक दिस। 1 मिनट देखिए, तो एक्चुअल में मैं बी का 10 मोल देता और ए का पूछता कि हाउ मच मास ऑफ ए आर कंज्यूम्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाउ मच मास ऑफ ए आर कंज्यूम्ड। तो सर ये तो गड़बड़ हो गया, बी का मोल देके ए का मास पूछ रहे हैं, तो क्या टेंशन वाली बात है? सर आप जो भी पूछिएगा मैं बी के मोल से ए का पहले मोल निकाल लूंगा, अब मोल निकल जाएगा तो मोल से मास पे मुझे आता है आने के लिए, राइट? रास्ता देखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देंगे बी का मोल, भाई उसी को नाम दे देंगे मास मोल रिलेशनशिप। इक्वेशन में नाम क्या दे देंगे? गिवन इक्वेशन में उसी का घुमाकर नाम दे दिया जाएगा, वो अलग से एक टॉपिक ही बना दिया जाता है। इन ए गिवन केमिकल इक्वेशन मास मोल रिलेशनशिप, उसमें किया क्या जाएगा? मोल देके मास पूछा जाएगा, किसी का मोल दिया जाएगा, दूसरे का मास पूछा जाएगा। वी आर वेरी वाइज पीपल। हम लोग क्या करेंगे, पहले मोल से मोल निकाल लेंगे, राइट? और अब मास से मोल मत निकालिएगा, जैसे बोल रहे हो वैसे ही काम करना है, तो बहुत स्मार्टली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो बीच में फंस जाइएगा, करेक्ट? क्या मैं कभी ये बोल रहा हूँ कि मैंने कभी यहाँ पे पूरे क्लास में आज ये बोला कि इसका 5 ग्राम से इसका 8 ग्राम? मैंने बोला कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इंडिकेट व्हाट? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, राइट?
अरे ये सिर्फ आज के क्लास में नहीं बोल रहे हैं, अगला 2 साल तक यही बोलेंगे कि जहाँ भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा तो उसको बोलेंगे रिएक्शन होने का तरीका है अकॉर्डिंग टू मोल। इज इट राइट? बट क्वेश्चन में इट इज नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज मोल दे के मास, ऑलवेज मोल दे के मोल ही पूछा जाएगा। एक बी का मोल दे के ए का मास भी पूछा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पर डायरेक्टली मास नहीं निकालेंगे। हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग मोल से मोल निकालेंगे, राइट। और जब ए का मोल और सी का मोल पता चल गया तो देखिए इसी क्वेश्चन में, इफ मॉलिकुलर वेट ऑफ ए इक्वल टू 10, लेट अस सपोज, या 20 करते हैं, मॉलिकुलर वेट ऑफ ए इज 20 एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सी इज 30। ये मैंने डेटा में दे दिया था, राइट। और थर्ड क्वेश्चन ऐसे सेट कर देता, हाउ मच मास ऑफ ए कंज्यूम्ड एंड हाउ मच मास ऑफ सी प्रोड्यूस्ड। करेक्ट ना स्टूडेंट? तो आपको नहीं लगता कि आपने सर इसमें काम तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग ए का और सी का मोल निकाल लिए हैं। तो ए और सी का अगर आपके पास मोल निकला हुआ है तो क्या ए और सी का मास नहीं निकाल लेंगे? कैसे? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है। करेक्ट। मोल हम लोग पार्टिकल से, एक मिनट, मोल तो भाई बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, राइट। वो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे? पार्टिकल से मोल पे भी आ सकते हैं। दिमाग में दौड़ाइए, कैसे? डिवाइड कर देंगे एन से, राइट। यस, मास से भी मोल पे आ सकते हैं, करेक्ट। और वॉल्यूम से भी मोल पे आ सकते हैं। और सिर्फ आ सकते हैं या आ सकते हैं और जा सकते हैं, 1 वे या 2 वे है? तो मोल दे दिया और मास पूछ रहे हैं। मोल देकर जैसे कभी कभी बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है, सर मोल दिया हुआ है क्या करें? तो भाई जहाँ जाना है उस रास्ते पे जाएंगे। आप तिनियाली पे खड़े हो, राइट, जाना किधर है तो आपको डिसाइड करना है। मोल का मतलब तिनियाली पे ना, 3 रास्ता है। प्रगति आ रहा है, यहाँ पे तिनियाली का मतलब होता है तिराहा, ठीक है, जहाँ से 3 रास्ता जाता है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है, एक फार्मूला भी तो हो सकता है, मास ऑफ ए और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, करेक्ट। तो क्या यहाँ से निकल जाएगा मास ऑफ ए इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, और 6.25 इंटू 20, राइट। अगर डेटा दे दिया है तो कितना हो जाएगा एवरीवन? तो कितना बढ़िया हो गया, किसी का मोल देके किसी का मास पूछ लिए, राइट। और इसी को हम लोग नाम दे देंगे मास मोल रिलेशनशिप। मास मोल रिलेशनशिप इन ए गिवन इक्वेशन। तो क्या मास मोल रिलेशनशिप रहेगा, मोल देके मास पूछेंगे, उल्टा भी कर सकते हैं, मास देके मोल पूछ सकते हैं, राइट। चलिए 1 बाय 1 आएंगे। वैसे ही मास ऑफ सी निकल जाएगा कितना, 15/4 इंटू मोलर मास 30, कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, 450/4 ग्राम, करेक्ट ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग मुझे बताएंगे, मोल से मोल तो निकल जाएगा, बट मास देकर मोल या मोल देकर मास के लिए तो हम लोग काम कर पाएंगे, राइट। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, समझ में आ गया है?
ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। स्मॉल ए क्या इंडिकेट कर रहा है? मीन्स कोफिशिएंट ऑफ ए, राइट? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, राइट? स्मॉल v इज व्हाट? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ v, राइट? And a small c is a stoichiometric coefficient of c and a small d is a stoichiometric coefficient of d. Is it right? But you know that कि it is not compulsory सर कि always इस a का small a amount ही लेंगे। जस्ट ये दिखाया जा रहा है कि दिस इज द वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मोल, राइट? कि स्मॉल ए का अगर स्मॉल ए खर्च होगा तो सी का स्मॉल सी बनेगा और डी का स्मॉल डी बनेगा, राइट? इसको लिख लीजिए, लिखिए तो हो गया। चलिए, ए का 4 मोल खर्च हो, अगर मेरे पास ए का 4 मोल है तो प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा? if 4 mole of A consume, then how many mole of product are formed? तो correct answer is, sir, information is insufficient. We cannot say that how many moles of product are formed, right? आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट का क्या यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? दिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो पता ही नहीं है तो नहीं बता सकते हैं। तो सर बोलना है कि सर, एक स्टूडेंट बोले हैं अभी कि सर नहीं पता है, राइट? तो सर ऐसा भी बिल्कुल ऐसा भी क्वेश्चन आएगा क्योंकि हर एंगल से आपको चेक कर लिया कि आप मतलब ऐसे ही भी पढ़े हैं या कुछ समझ कर। मैंने यहाँ पे ए का और बी का तो कोफिशिएंट बताया, बट प्रोडक्ट में कौन कौन है उसका कोफिशिएंट क्या है ये तो पता नहीं है। तो जब तक प्रोडक्ट का कोफिशिएंट नहीं पता रहेगा तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा? नहीं बोल सकते हैं। तो इस केस में सर एक क्वेश्चन ही इरिलेवेंट था या सब इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, राइट? बट बी के बारे में तो बोल सकते हैं कि ए का कितना कितना खर्च होगा, उसके लिए बी के लिए कितना चाहिए? मैंने इसका कोफिशिएंट दिया है, राइट? प्रोडक्ट का कोफिशिएंट नहीं दिया था। और क्वेश्चन क्या है? 10 मोल ऑफ ए कंज्यूम, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी कंज्यूम, राइट? बी प्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, बी ए और बी दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, कंज्यूम होगा, खर्च होगा, राइट? तो नहीं लगता कि ए के हेल्प से बी निकाल लेंगे? कैसे बनाइएगा? सिंस 2 मोल या सिम्युलेटेड मेथड 2 मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड, ए के 2 मोल के लिए बी का कितना मोल चाहिए होगा? 5 मोल्स ऑफ बी, देन 1 मोल ऑफ ए, तो कितना मोल ए का लिए हैं? तो 5/2 इंटू 10, कितना मोल बी का चाहिए होगा? 25 मोल, राइट? लिख लीजिए। हो गया ना? इसको हटाएं।
देखिए, मैंने एक इस रिएक्शन में मैंने कोई गिवन बैलेंस इक्वेशन लिया, जिस ये है राइट, हाइपोथेटिकल समझाने के लिए, और इसमें ए का Na मोल कंज्यूम हुआ है राइट, और बी का Nb मोल कंज्यूम हुआ है राइट। ये पूरा कैलकुलेट मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया कि Na एंड Nb आर 100% कंज्यूम्ड, मतलब कोई बचा नहीं राइट। अच्छा, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि घर में 10 kg दाल लाते हैं राइट, दाल तो समझते हैं ना, और 2 kg सॉल्ट लाते हैं, और आपको मतलब बोला गया है कि भाई एकदम बढ़िया खाने वाला दाल बनना चाहिए और 100% सब खर्च कर देना है। तो बताइए ज़्यादा अमाउंट में कौन है, दाल है या सॉल्ट है? 10 kg दाल में 2 kg नमक डालिएगा, आपका दाल कोई खाएगा? मैं तो नहीं खाऊंगा एटलीस्ट। 10 kg दाल में आप 2 kg सॉल्ट मिला दिएगा राइट। भाई घर में खाना बनता है तो थोड़ा सॉल्ट डालते हैं, पूरा डब्बा डाल देते हैं, जबकि सॉल्ट तो थोड़ा ही रहता है राइट। तो अब एक्सेस कौन था, और मैंने क्या बोला था कंडीशन कि खाने वाला दाल बनाना है राइट। तब पूछा था कि एक्सेस कौन है, तो एक्सेस हम लोग उसको बोलते हैं ना जो बचा रह जाए। आप अपने आप को सोचिए कि आप एक नंबर बहुत बढ़िया वाले कुक हैं राइट, और तब पूछा गया एक्सेस कौन है, तो एक्सेस का मतलब माइंड में सबसे पहले क्या जाएगा, जो बचा हुआ रह जाए राइट। केमिस्ट्री में तो बचा हुआ क्या रहेगा भाई, दाल या नमक। तो एक्सेस कौन था? सर ये तो बड़ा कमाल हो गया, कम मास होते हुए भी इसको एक्सेस कर दिए केमिस्ट्री में राइट। तो केमिस्ट्री जस्ट लाइक कुकिंग राइट, वहाँ पे देखना किसके लिए कितना प्रोपोर्शन चाहिए, किसके लिए कितना चाहिए, इज इट राइट। तो चलिए इस पे हम लोग बाद में आएंगे। और जो मैं पढ़ाया हूँ टॉपिक बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, जो मैंने यहाँ पे बोल दिया ना मजाक मजाक में, उसी को आगे एक हेडिंग दूंगा अंडर द हेडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और किस कोई कोई आप में से नाम सुन भी लिए होंगे लिमिटिंग रिएजेंट। एनीवे, तो एक्चुअल में मैंने क्या बोला कि बी सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी आर 100% कंज्यूम्ड, 100% कंज्यूम्ड मतलब कोई बचना नहीं चाहिए। समटाइम्स हम लोग बचपन में क्या करते थे कि पिकनिक बनाने के लिए आते थे, तो पिकनिक जब बनाते थे एक दिन का काम होता है कुकिंग का राइट, ग्रुप में। तो हम लोग इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तो पैसा जमा करके बचपन में जाते थे, तो इस तरीके से चीज़ों खरीदते थे कि सब एक साथ ख़त्म हो जाए। मोटा मोटी आइडिया, बड़ा बेजोड़ केमिस्ट्री था वो। इतना लेंगे चिकन, इतना ही नमक लाना है, नमक फेंकना नहीं है, सब खत्म हो जाए, पैसा बर्बाद ना हो राइट। हम प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग करके, सोचिए कितना बड़ा केमिस्ट्री बैलेंस कर रहे हैं, करेक्ट ना। वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे लिखिए एक लाइन कंडीशन लिखिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी आर 100% कंज्यूम्ड। ये जो मैं थ्योरी आगे बढ़ाने जा रहा हूँ उसमें मैंने सपोज किया, लेट अस सपोज टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी आर 100% कंज्यूम्ड, दोनों में से कोई नहीं बचना है राइट। उस तरीके से ही ए को लिया हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज एन ए एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इज व्हाट, एन बी राइट। तो ये मैंने t इक्वल टू 0 पर रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे t इक्वल टू 0 एक टाइम लेते हैं कि इस टाइम पे मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया राइट। एंड व्हेन रिएक्शन ओवर, जब रिएक्शन मेरा ओवर हो जाएगा तो मेरे पास, मेरे अकॉर्डिंग टू माय स्टेटमेंट मेरे पास a रहेगा, पहले ही बोला ना कि कंज्यूम हो जाएगा राइट। अब b भी मैंने इस तरीके से a और b को लिया हूँ कि दोनों साथ साथ खत्म हो जाए, ए एंड बी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी आर 100% कंज्यूम, दिस इज द एजम्पशन ऑफ माय थ्योरी राइट। इस केस में मैं लेके चल रहा हूँ, और इसके वजह से इसका टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एन सी बन रहा है, और इसका टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एन डी बन रहा है, करेक्ट ना।
और तब हम लोग को Na, Nb, Nc और Nd में रिलेशन फाइंड आउट करना है। किसके किसके बीच में, कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन Na, Nb, Nc एंड Nd। ओके, बोली तो आगे, A मोल ऑफ A प्रोड्यूस C मोल ऑफ C, क्या लिख सकते हैं? देखिए तो, इसके बीच में देख रहा हूं, देन 1 मोल ऑफ A C बाई A, करेक्ट। बट A का कितना मोल लिए हैं और जो 100% खर्च हो गया है, तब क्या लिखेंगे, C बाई A इंटू Na, राइट। और C बाई, सब लोग ध्यान से देखेंगे, C बाई A इंटू Na क्या है सर, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ कैपिटल C, राइट। C बाई A इंटू Na है नंबर ऑफ मोल ऑफ कैपिटल C व्हेन Na मोल ऑफ A इज कंज्यूम्ड, एग्री। तो क्या C बाई A इंटू Na इक्वल टू NC बोल दें? यही तो बात है ना कि इसका NC बन रहा है, राइट। वेरी गुड, IC को यहाँ से आपका लाइफ आसान कर दूंगा। कितना दिन तक यूनिटरी मेथड से काम चलाइएगा, थोड़ा शॉर्टकट भी दे देते हैं, राइट। पहले यूनिटरी मेथड से सिखा रहे हैं, बाद में थोड़ा फास्ट होने के लिए बिल्कुल सर ऐसा कीजिए कि जिसमें यूनिटरी मेथड के बदले एक लाइन में बन जाए मेरा क्वेश्चन। तो क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, Na बाई A बाई Na इक्वल टू C बाई NC, करेक्ट ना। इसको बॉक्स में कर लीजिए फास्ट। हाँ, आप उसको पहले देखिए तो, और मन में बोलिए कि मैंने क्या किया है। चलिए, मैंने एक आपके सामने इक्वेशन लिया है, राइट। और उस इक्वेशन में मैंने क्या बोला कि मैंने सपोज किया है कि मैंने A का टोटल नंबर ऑफ मोल Na लिया है और B का टोटल नंबर ऑफ मोल Nb लिया है, और मैंने पहले ही बोल दिया Na और Nb दोनों एक साथ 100% खर्च हो रहा है, राइट। और A और B अगर 100% खर्च हो रहा है तो विच वन आर टेकन इन एक्सेस अमाउंट? भाई नो वन इज एक्सेस अमाउंट। अगर आप दो चीज़ बना रहे हैं, राइट, आप कोई भी एक चीज़ कुकिंग कर रहे हैं, दोनों एक साथ खत्म हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक्सेस में ले लिए थे। इसका मतलब मेरे एजम्पशन में मैंने बोला कि ठीक है A का Na मोल, उससे मतलब नहीं है कि मोल ज़्यादा कम, आपके पास A और B बचा अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट। अब तब पूछ रहे हैं A और B में कौन ज़्यादा है, तो बोलना कि सर नो वन इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट। दोनों बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में लेगा, इक्वल नहीं है बट प्रोपोर्शन सेम है, राइट। ओके, तो मैंने मेरे इस थ्योरी में मैंने बोला कि A का Na मोल लिए हैं और B का Nb मोल लिया है, और साथ में एक एजम्पशन दे दिया है कि बस बी सपोज दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड B आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ खत्म हो रहा है, राइट। और तब मेरा C का नंबर ऑफ मोल Nc बन रहा है, और तब मेरा D का नंबर ऑफ Nd बन रहा है, और तब मुझे इसमें और इसमें इन चारों में रिलेशन निकालना है कि आपस में किस रिलेशन से रिलेटेड है। तो पहले मैं A और C पे कॉन्सेंट्रेट किया और मैंने वहाँ पे यूनिटी मेथड से लिखा। देखिए, कोर यूनिटी मेथड है, यूनिटी मेथड से ही फार्मूला डेवलप कर रहा हूँ। फार्मूला से यूनिटी मेथड पे आ रहे हैं या यूनिटी मेथड से फार्मूला पे? शॉर्टकट जो मैं आपका लाइफ आसान करने के लिए जो शॉर्टकट मेथड के लिए इसको सोच रहा हूँ, बट उसका पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिटी मेथड मोल कॉन्सेप्ट, राइट। तो मैंने क्या बोला, सिंस A मोल ऑफ A प्रोड्यूस C मोल ऑफ C, यहां तक तो समझ में आ गया। तो 1 मोल ऑफ A प्रोड्यूस सर C बाई A, तो Na मोल ऑफ A प्रोड्यूस C बाई A इंटू Na, राइट एवरीवन।
और सी वाई ए इंटू एन ए, यही तो एन सी है। तो क्या दिस बाई दिस इंटू दिस इक्वल टू एन सी बोलते हैं? और यहां से इस इक्वेशन को रीअरेंज नहीं कर सकते हैं? इसको क्या इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे? ए वाई एन ए इक्वल टू सी वाई एन सी। चलिए अब बी के लिए हम लोग क्या काम, इसके लिए डी के लिए काम करेंगे, और इसका रिलेशन इसके साथ एग्री ना। और फिर से बोलेंगे ए मोल ऑफ ए, आगे आप लोग बोलते रहिए, प्रोड्यूस डी मोल ऑफ डी। तो 1 मोल ऑफ ए, वेरी गुड एवरीवन, देन एन ए मोल ऑफ ए, और यही तो था एन डी। तो क्या लिख सकते हैं? डी वाई ए इंटू एन ए इक्वल टू एन डी। इसको रीअरेंज करके ए लिख सकते हैं। करेक्ट ना? जिसको बॉक्स बना रहा हूँ उसको देखिएगा, इस बॉक्स को इक्वेशन को फर्स्ट बोल देता है, इस बॉक्स के इक्वेशन को सेकंड बोल देते हैं। करेक्ट। चलिए इसको हटाएं इस तरफ। अब हम लोग इसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है एवरीवन। ए मोल ऑफ ए, घबराना नहीं है, इस पे बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक इस पे क्वेश्चन लेते रहूँगा। ये आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। ए मोल ऑफ ए प्रोड्यूस रिक्वायर्ड बी मोल ऑफ बी। करेक्ट ना? देखिए सही है। यहां तक देखना है। देखिए मैंने तो सही लिखा। और ये क्या है? तो सर ये तो है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, राइट। और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी तो हम लोग मान लिए एन बी। करेक्ट। तो क्या इसको एन बी बोल दिया जाए? तो यहाँ से रीअरेंज करके बी वाई ए इंटू एन ए इक्वल टू एन बी को रीअरेंज करने के बाद क्या आप ऐसे लिख पाएंगे? ए वाई एन ए इक्वल टू बी वाई एन बी। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, तीनों बॉक्स को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, सब में एक चीज कॉमन है, ए वाई एन ए, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हम लोग ए बोल सकते हैं डायरेक्टली? ए वाई एन ए इक्वल टू बी वाई एन बी इक्वल टू सी वाई एन सी इक्वल टू डी वाई एन डी। हो गया ना? हाँ भाई, पूरा जब खर्च ही हो गया तो बचा एक खर्च होकर ही तो बी सी देगा और डी देगा, राइट। अब जब खर्च 100% कंज्यूम होने का मतलब क्या है? कि अब मेरे पास ए नहीं है, राइट। दैट्स वाई स्टार्ट कहाँ से किए थे? एन से। व्हेन रिएक्शन ओवर देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिमेन? सर इट इज 0, राइट। आपको 500 दिया, बोला कि 500 एकदम बिल्कुल खर्च हो गया था। हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी रिमेन? सर खर्च हो गया 0। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, ए वाई एन ए इक्वल टू बी वाई एन बी
इक्वल टू सी बाई एन सी इक्वल टू सर डी बाई एन डी, राइट। आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि कितना लाइफ आसान हो जाएगा इससे। देखिए सर, इससे कितना बढ़िया बात हो जाएगा कि सर किसी का कोई कुछ भी दे दिया हुआ रहे, अगर कुछ भी दे के कुछ भी निकाल लेंगे, ए देख के डायरेक्ट डी निकाल लेंगे, राइट। यहाँ देखिए एन ए देंगे और एन डी पूछेंगे, दिस इक्वल टू दिस कर देंगे सर, कहानी खत्म। यूनिटी मेथड से तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर वही सेम कहानी, इतना मोल से इतना तो इतना मोल से कितना तो इतना मोल से कितना, राइट। और लास्ट में जाके तो यही मिलने वाला है, करेक्ट। अब उसमें एन ए देकर एन बी पूछेंगे, सर दिस इक्वल टू दिस कर देंगे, करेक्ट। बट ये फार्मूला आपका साथ देगा, उसके लिए क्राइटेरिया है। बोले क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया है रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन क्या होना पड़ेगा? बैलेंस। यस, सेकेंड वही मैं बोलता। फर्स्ट क्राइटेरिया है वेरी गुड, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, राइट। एंड सेकेंड, इज इट कंपल्सरी कि रिएक्टेंट साइड में ऑलवेज ए एंड बी रहेगा? उसका नाम एच और जी भी तो हो सकता है, तो ऐसा लाइन बोलेंगे जिससे कि हम लोग को हेल्प हो जाए। तो उसमें सेकंड बोलना क्या रहेगा? ऑल रिएक्टेंट्स आर 100% कंज्यूम्ड, राइट। तो रिएक्टेंट बोल दिए तो जो भी रिएक्टेंट रहेगा सबके लिए वैलिड हो जाएगा। कल के डेट में रिएक्टेंट का नाम बी और एफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट का नाम ए और बी है, राइट। दूसरे इक्वेशन में दूसरा नाम हो सकता है, तीसरे में तीसरा नाम हो सकता है, राइट। बट थीम तो सेम रहेगा। इसका मतलब ये फार्मूला आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। जो हाफ पेज में करेंगे वो एक लाइन में हो जाएगा। मतलब सर नीट के एग्जाम और जेईई में कमाल हो जाएगा इससे, राइट। लेकिन कमाल करने से पहले हम लोग को देखना है कि ये लगाना है या नहीं लगाना है। इस इक्वेशन को लगाने का पहला क्राइटेरिया सर रिएक्शन शुड बी बैलेंस, राइट। बोलिए मेरे साथ, अनबैलेंस या बैलेंस। और फिर भी कोई अनबैलेंस करके दिया जाए तो फिर उपाय नहीं सर, बैलेंस करेंगे, क्या उपाय बचता है, राइट। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज बिल्कुल सब कुछ रेडीमेड करके आपको दे दिया जाए? और सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? ऑल रिएक्टेंट्स आर 100% कंज्यूम्ड, राइट। आप कुछ सोच रहे होंगे कि सर ऐसा तो घर में होता नहीं है, हम लोग महीने का सामान लाते हैं तो कुछ सामान पहले ख़त्म हो जाता है और दौड़ना पड़ता है, राइट। और कुछ बचा हुआ ही रह जाता है, होता है ना सर? भाई मेरे साथ बहुत होता है। मैं सोचता हूँ हर एवरी मंथ सोचता हूँ कि इस महीना में एकदम 1 तारीख 2 तारीख को काम कर लूँगा, अब पूरा महीना आराम से रहूँगा। सच बता रहा हूँ। और मेरा बड़ा आराम का लाइफ था 9th से। मतलब घर वाले थोड़ा, मैं पढ़ने में अच्छा था तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे। और घर पे जाते थे तो मेरा एक ही सिस्टर है, तो और मदर फादर, तो मतलब 1 गिलास पानी भी मैं लेकर नहीं पीता था। बड़ा आराम का लाइफ था। और जब तक IIT के तो और भी आराम का लाइफ, लेवाइस लाइफ हो गया। और जब तक शादी नहीं हुआ तब तक और भी अच्छा रहा। जब कैटलिस्ट ओपन हुआ पैसा भी आ रहा है, राइट। आफ्टर दैट कहानी स्टार्ट नहीं, दिस इज कॉल्ड फैमिली। जब अब आप लोग हंसिएगा नहीं, एक्चुअल में वो फैमिली इसी को तो बोलते हैं। आज एक खत्म हो गया, कल वो खत्म हो गया, राइट। तब अब उसमें तो उस टाइम पे मुझे केमिस्ट्री याद आता है। ओके, इसका मतलब कुछ एक्सेस था, कुछ एक्सेस नहीं था, एक साथ खत्म नहीं हुआ। मतलब कुछ तो ज़्यादा आ गया था, कुछ कम आ गया था। कैलकुलेट तो करके एक तारीख को बोलेंगे नहीं कि अच्छा इतना के लिए इतना बनेगा, इतना के लिए इतना बनेगा। नॉट लाइक दैट, राइट। इसका मतलब है कि समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्टेंट 100% कंज्यूम नहीं हो। आपके दिमाग में आना चाहिए सर, व्हेन रिएक्टेंट्स आर नॉट 100% कंज्यूम देन व्हाट, राइट। तो व्हेन रिएक्शन आर नॉट 100% कंज्यूम, तो इस इक्वेशन का हेल्प नहीं ले रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि ये जो मैं आपके लिए रेडीमेड डेवलप किया उस टाइम के लिए है कि व्हेन रिएक्शन शुड बी, पहला कंडीशन रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, और सेकंड क्या है? ऑल रिएक्टेंट्स आर 100% कंज्यूम। तब ये इतना फ्रूटफुल रहेगा कि एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा।
ए देकर ए पूछेंगे सर दिस इक्वल टू दिस कर देंगे, ए देकर ए पूछेंगे सर दिस इक्वल टू दिस कर देंगे, राइट। ए देकर ए पूछेंगे, ए दे दिए और ए पूछे, नहीं हो जाएगा, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा। हाँ हो गया ना। हाँ तब वहाँ पे यूनिटी मेथड से स्टार्ट नहीं करेंगे, तब वहाँ पे डिसाइड करेंगे पहले कि विच वन आर टेकन इन एक्सेस अमाउंट और विच आर टेकन इन लिमिटेड अमाउंट, कौन खत्म होगा 100%, कौन नहीं खत्म होगा। तब वहाँ पे एक नया थ्योरी स्टार्ट करेंगे और किसी और क्लास में पढ़ाएंगे, और बहुत कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सबको ध्यान में सेट करते रहिएगा। मान लेते हैं कि मोटा मोटी मैं जो चिकन बनाता हूँ उसमें हाफ के जी चिकन में 200 ml मीठा तेल खर्च करता हूँ, मस्टर्ड ऑयल, राइट। आ गया ना, तो बढ़िया थोड़ा चिकन बनेगा। लेटर सपोज आपने 10 के जी चिकन खरीद के ले आया और आपके पास ½ लीटर मस्टर्ड ऑयल है, कौन बचा, क्या बचा रह जाएगा? चिकन को तो पानी में तो फ्राई करेंगे नहीं आप। इसका मतलब है कि सर 100%, इसका मतलब जो, और आपको कंडीशन दे दिया गया कि आपको बिल्कुल जो चिकन बनेगा वो बढ़िया होना चाहिए, इसी प्रोपोर्शन वाला, राइट। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, किसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट बना के रेडी किया चिकन? यस, मस्टर्ड ऑयल के अकॉर्डिंग, चिकन के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। इसका मतलब 100% कौन खत्म हो जाएगा? मस्टर्ड ऑयल, राइट। तब अब यहाँ पे अब जो लोग चिकन नहीं खाते हो माइंड मत कीजिएगा, मैं भी आजकल छोड़ दिया हूँ, बट मुझे पसंद है। एनीवे, इसका मतलब है कि चिकन के अकॉर्डिंग मस्टर्ड ऑयल खर्च हो रहा है या मस्टर्ड ऑयल के अकॉर्डिंग चिकन खर्च हो रहा है? या दिमाग दौड़ाइए तो लीजिए, उल्टा बोल दिए, उल्टा नहीं, मैं बेदारसी का पहले सॉल्व करूँगा प्रॉब्लम। आपने बोला चिकन के अकॉर्डिंग, गलती के तो अब सुनिए अब एक बार, आपने बोला चिकन के अकॉर्डिंग मस्टर्ड ऑयल खर्च होगा, तो आपके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ऐसे बनेगा, ½ kg चिकन के लिए 200 ml, देन 1 kg के लिए दिस, देन 10 kg के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग कितना मस्टर्ड ऑयल चाहिए? कैलकुलेट तो कर लिए होंगे ना, हाउ मच? 5 लीटर। आपके पास 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल था? नहीं था। तो क्या चिकन के अकॉर्डिंग मस्टर्ड ऑयल खर्च होगा? हु इज द कंट्रोलिंग फैक्टर? मस्टर्ड ऑयल। यस, तब ऐसे तब यूनिटी मेथड ऐसे लगाएंगे, 200 ml के लिए ½ kg, देन 100 ml के लिए इतना kg, देन 500 ml के लिए इतना kg, राइट। इसका मतलब हु विल डिसाइड, किसने, कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन कितना खर्च होगा? तो मस्टर्ड ऑयल डिसाइड कर रहा है कितना। यस, इसका मतलब मस्टर्ड ऑयल के अकॉर्डिंग चिकन कंज्यूम हो रहा है, राइट। इसका मतलब मस्टर्ड ऑयल और चिकन दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, देन हु इज द रिएक्टेंट विच डिसाइड कि कौन कितना खर्च होगा? तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल इज द रिएक्टेंट, उसके अकॉर्डिंग। और यस, प्रोडक्ट कौन किसके अकॉर्डिंग बनेगा? क्या 10 kg चिकन बनेगा? नहीं। तो प्रोडक्ट भी कौन डिसाइड कर रहा है कि कितना बनेगा? यस, वेरी गुड। इसका मतलब है कि 100% कंज्यूम हुआ मस्टर्ड ऑयल और बचा हुआ कौन रह गया? चिकन। तो चिकन को बोलेंगे कि दिस इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट, और मस्टर्ड ऑयल क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब वो 100% जो खत्म हो जाए, राइट। तो मेरे एक स्टूडेंट का आंसर क्वेश्चन था कि सर जो 100% कंज्यूम नहीं होगा, तो सर जो 100% कंज्यूम नहीं होगा वो उसको बोलेंगे एक्सेस अमाउंट, बट जो 100% कंज्यूम नहीं होगा क्या प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगा? नहीं। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? जो 100% कंज्यूम होगा। तो भाई जो 100% कंज्यूम होता है वो पूरे रिएक्शन को वही कंट्रोल करता है, उसका 2 विंग्स होता है, रिएक्टेंट भी को भी दूसरे रिएक्टेंट को वही कंट्रोल करेगा कि मेरे अकॉर्डिंग खर्च होना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को भी वही कंट्रोल करेगा कि मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, राइट। तो उस टाइम पे फार्मूला काम नहीं करेगा, करेक्ट ना?
तो सर फिर जब वो फार्मूला काम नहीं करेगा तो फिर है अपना ब्रह्मास्त्र, यूनिटी मेथड है, राइट। पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा, एक नहीं बहुत। लेट मी फिनिश, मैं पहले ही बोला हूँ कि बहुत कुछ इस पे करवाऊँगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए मैंने क्या क्वेश्चन क्या बनाया, इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ डी प्रोड्यूस इक्वल टू 12, राइट, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंज्यूम, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंज्यूम एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ सी कंज्यूम। तो इसी को यूनिटी मेथड में करते तो 3 पैराग्राफ लगता, सबके लिए सिंस देयरफॉर करते रहते। अभी क्या करेंगे, क्योंकि डी बन चुका, राइट, और डी का 12 मोल बनने के लिए ए का कितना कंज्यूम होगा, बी का कितना कंज्यूम होगा, राइट, उतना ही बताना है। मैंने क्या बोला, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी कंज्यूम्ड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ सी प्रोड्यूस, राइट। तो डायरेक्टली क्या यहाँ पे ए नहीं लिख सकते हैं, 2/Na इक्वल टू 9/Nb इक्वल टू 4/Nc इक्वल टू 6/Nd, इज इट राइट। और आपको दिए हुए कौन है, ए दिए हुए हैं, राइट। तो इसके हेल्प से ए ने, एक मिनट, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा और अगर मैंने बोल दिया, मेरा स्टेटमेंट के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन में कोई ऐसे तोड़ तोड़ को नहीं बताएगा, ये तो मैं तोड़ तोड़ को बोलते रहता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, इफ़ नंबर ऑफ मोल ऑफ डी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू हाउ मच, 12, देन लिखिए, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी कंज्यूम्ड, मतलब उसके लिए ए कितना चाहिए और बी कितना चाहिए, राइट। ए और बी ज़्यादा नहीं चाहिए, कितना चाहिए बस उतना ही बताना है, राइट। इसका मतलब जितना चाहिए उस स्टेटमेंट के अंदर ही ये बात छिपा हुआ रहेगा। आपको मैंने बोला कि ए ज़्यादा लेना है या बी ज़्यादा लेना है, मैं अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूछा नहीं। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ, लिखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी कंज्यूम्ड, राइट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी कंज्यूम्ड या रिक्वायर्ड, तो हाउ मेनी मोल ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्ड, तो कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए ज़्यादा लेके बताइएगा या जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बताएंगे। और जितना रिक्वायरमेंट उतना ही बताएंगे, मतलब एकदम 100% जितना खर्च हो रहा है, राइट, करेक्ट। तो ये सेंटेंस बना लीजिएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्ड, और उसी में सेकंड क्वेश्चन बना लीजिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ सी प्रोड्यूस्ड। तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इस पे फिट बैठ जाएगा। तो इसके हेल्प से इसको अगर इक्वल कर देंगे एन ए मिल जाएगा, इसको इक्वल कर देंगे एन सी मिल जाएगा, और इसको इक्वल कर देंगे तो एन भी मिल जाएगा, नहीं। तो भाई जो क्वेश्चन में आपको 10 मिनट लगेगा वो क्वेश्चन 1 मिनट बना के खत्म, कहानी खत्म हो गया। बना लीजिए। आप लोग समझे नहीं समझे? देखिए मेरे तरफ से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल जब पढ़ाता हूँ तो 11th क्लास में 11th क्लास अपने आप को 11th क्लास का ही मान लेता हूँ। और मुझे लगता है कि हर एंगल से जब तक मुझे लगता है खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जैसे नॉमेनक्लेचर जैसा ही खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक मैं इस चैप्टर से आगे बढ़ूंगा ही नहीं। कोई कितना भी बोलते रहे स्लो या फास्ट, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मेरा यहाँ पे इंटेंशन है कि 100% केमिस्ट्री समझा देना है, और जितना तेज़ से तेज़ बच्चा हो और डल से डल हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा क्रिएटिविटी इस बात में रहेगा कि मेरे क्लास का सबसे पुअर स्टूडेंट, जो जिसको नहीं समझ में आता है, जिसको केमिस्ट्री में कार्बन पता हो, उसको मैं ऑर्गेनिक का मास्टर बना दूँ। तो ये मेरा क्रिएटिविटी रहेगा। नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। ओके, तो आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास को आप लोग 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, और यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास बढ़ाऊँगा। और किसी के स्कूल के एग्ज़ाम में अगर मुझे, लेकिन पहले थोड़ा हेल्प करना है, बताना है सिर्फ। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आने वाला होगा तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को जल्दी से कवर कर लूँगा अलग से, ठीक है। ओके, स्कूल के एग्ज़ाम में जो भी आने वाला रहेगा वो तो बताना पड़ेगा ना आपको कि सर ये आने वाला है, क्या इसको कहीं पे आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक अलग से क्लास ले रहा हूँ स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो बट उस क्लास में हम लोग इसमें कम ध्यान देंगे कि समझ में आया, हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे बनेगा कैसे, राइट। वहाँ तो आप ही एकदम फ्रैंकली ना, क्योंकि वहाँ जो पढ़ाएंगे फिर तो पढ़ाएंगे ही, राइट। ठीक, हाँ 18 से ने मैंने नहीं बोला, 18